जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थी, पेपर्स थे। चलिए हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये DIS का फुल टेस्ट है, फुल टेस्ट नंबर 6 है। इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कई फुल टेस्ट कर लिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर इसका PDF भी पड़ा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। इस संगठन में सर्वप्रथम विभाजन 1929 ईस्वी में हुआ था, जब इसका अधिवेशन नागपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। उपरोक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 में हुई थी, ये मुंबई में हुई थी, ना कि लखनऊ में, मुंबई में हुई थी, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसके संस्थापक MN जोशी तथा प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। MN जोशी तथा लाला लाजपत राय थे प्रथम अध्यक्ष। लाला लाजपत राय जी थे। लाला लाजपत राय जी थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में हुआ था, ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। एक तरफ दिया हुआ विद्रोह, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रारंभ वर्ष। तो सबसे पहले देखते हैं, पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 में। पावना विद्रोह 1873 में हुआ था, बंगाल के पावना जिले में। नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह 1859-60 में, बंगाल के नादिया जिले में, गोविंदपुर गांव में, ये भी बंगाल में हुआ था। तीसरा है दक्कन विद्रोह। यह जो है 1877 में नहीं, 1875 में हुआ था। 1875 में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। और बिचौलिया आंदोलन जो है ये 1913 ईस्वी में हुआ था। बिचौलिया आंदोलन ये मेवाड़ में हुआ था 1913 में। तो पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव, उनके घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिप्स मिशन कब आया था? ये 1992 में आया था। क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, 1942 में। ठीक है, मार्च 1942 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ये जो है 9 अगस्त 1942 को आया था। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है
व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को आया था। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। 8 अगस्त 1940 को आया था। इसमें कार्यक्रम के आधार पर मिलाना है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर उसके बाद कृषि मिशन 42 में, मार्च 42 में, फिर अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर 1956 में शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में ईस्वी में हुई थी। ईस्वी थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1964 में हुई थी। तो इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थुम्बा में रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1964 में हुई थी। यही गलत है, यही गलत है। थुम्बा में जो है ये रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1962 में हुई थी, न कि 1964 में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। सही है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर 1956 ईस्वी में काम शुरू किया गया। ये भी सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 1952 में हुई थी। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के क्षेत्र के पोचमपल्ली ग्राम से शुरू किया। 1857 ईस्वी में भूदान आंदोलन ने ग्राम दान आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पहला सही है, पहला सही है। भूदान आंदोलन की शुरुआत की बात कर लेते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत की बात कर लेते हैं। यह 18 अप्रैल 1951 में शुरू किया गया था। उसके बाद भूदान आंदोलन ने ग्राम आंदोलन का रूप कब धारण किया? ये जो है 1951 में नहीं, ये 1955 में धारण किया था, 1955 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है 1929 में 14 सूत्री मांगे किसने प्रस्तुत की थी? 1929 में 14 सूत्री मांगे किसने प्रस्तुत की थी? मोतीलाल नेहरू ने, भीमराव अम्बेडकर ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी ने। तो 14 सूत्री मांगे किसने प्रस्तुत की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 1928 में जो नेहरू प्रस्ताव के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपनी 14 सूत्री कार्यक्रम लाया था 1929 में। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। शारदा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई ने की। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिव दयाल खत्री ने की। 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। इसमें से कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 चारों सही है। वेद समाज की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 1864 ईस्वी में हुई थी मद्रास में। प्रार्थना समाज की बात कर लेते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी मुंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। शारदा सदन की स्थापना रमाबाई ने की थी। शारदा सदन की स्थापना रमाबाई ने की थी। कब की थी? 1889 में। 1889 में रमाबाई ने की थी मुंबई में। उसके बाद राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिव दयाल खत्री ने की थी
1861 में, 1861 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारतीय इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम भवन है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में करवाया था। उपरोक्त कथनों में से सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा दोनों सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूट दिया हुआ है, अभिकथन क्या कहता है? बलबन ने सुल्तान के पद को सीधा ईश्वर से संबंध रखते हुए एक दैवी दायित्व बताया। कारण क्या है? बलबन स्वयं पर लगे राजहंता के कलंक को धोना चाहता था। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है, आर्य की व्याख्या करता है। बलबन ने सुल्तान के पद को सीधा ईश्वर से संबंध करते हुए एक दैवी दायित्व बताया था और वह स्वयं पर लगे राजहंस के कलंक को धोना चाहता था, इसीलिए कहा था, बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तुगलककालीन भवनों में अलंकरण और भव्यता के स्थान पर सादगी व गंभीरता का पर विशेष बल दिया गया है। तुगलक काल वास्तुकला की प्रमुख विशेषता ढलवा दीवारें थी। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा अष्टभुजी है। सिकंदर लोधी के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। इसमें से पूछा कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा अष्टभुजाकार नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा अष्टभुजाकार नहीं है, ये पंचभुजाकार है, पंचभुजी है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी। बहमनी राज्य की राजभाषा फारसी थी। विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय का स्पेन के शासक फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार होता था। देवराज द्वितीय ने विष्णुचित्त की उपाधि धारण की थी। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 2 4 सही है, 1 4 सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4 सही है। 2 और 4 सही है। 2 और 4 सही है। इसमें पूछा कौन सही नहीं है? 2 और 4 सही नहीं है, बाकी सभी सही है। विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय का स्पेन के फिलिप तृतीय सीधे पत्र व्यवहार होता था। बहमनी राज्य की राजभाषा फारसी नहीं थी। बहमनी राज्य की राजभाषा मराठी थी। और उसके बाद देवराज द्वितीय ने विष्णुचित्त की उपाधि धारण नहीं की थी। देवराज द्वितीय ने नहीं की थी, ये विष्णुचित्त की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? ये थे कृष्णदेवराय थे वो। कृष्णदेवराय थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रक्षेपित एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका प्रक्षेपण PSLV C-58 के माध्यम से किया गया। एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन जाएगा। इससे पूर्व इस तरह का मिशन चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। एक्सपोसैट का मिशन जीवनकाल 5 वर्ष है। इसमें से पूछा कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए नए उपग्रह के कारण कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रह की संख्या 100 या उससे अधिक हो गई है? बृहस्पति, शनि, अरुण, मंगल। तो कौन सा ग्रह है? वह है शनि। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र
उग्र श्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन मिलता है। 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बुनियादी पशुपालन संघ की रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम है। सर्वाधिक मांस उत्पादन में बिहार प्रथम है। कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। पूछा है कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। मांस उत्पादन में बिहार नहीं है। मांस उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। बाकी दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। सर्वाधिक अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम है। कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में विश्व के कुल टीबी के मामलों में 30% भारत में पाए गए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है। 2022-23 के अनुसार 2022 में विश्व के कुल टीबी के मामले भारत में जो है 27% पाए गए हैं, ना कि 30%। 27% पाए गए हैं, ठीक है, इसलिए केवल एक सही है। अगला है, नीचे कुछ प्राचीन राज्यों की सूची दी गई है। पहला है कोसल, वज्र, मगध, शाक्य। उपरोक्त में से कौन से गणराज्य प्रशासन की राजतंत्र पद्धति के अनुसरण नहीं करते थे? पहला तीसरा, दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा। इसमें कहा है कौन सा राज्य प्रशासन की राजतंत्र पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे? तो कौन कौन से राज्य थे वो? वज्र थे और शाक्य थे। 2 और 4 नहीं करते थे। वज्र और शाक्य दोनों जो है 6ठी शताब्दी में गणराज्य थे, जबकि कोसल और मगध ये राजतंत्र थे। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। इन्हें जैन ग्रंथों में पुरुषादनियम कहा गया है। इन्होंने पंचायनम की शिक्षा दी। इन्हें 85 दिन की तपस्या के बाद सम्मेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। 1 2 सही है, 2 4 सही है, 3 4 सही है, 1 4 सही है। पूछा कौन सही नहीं है? 1 2 सही नहीं है, 2 4 सही नहीं, 3 4 सही नहीं, 1 4 सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? 3 और 4 जो है सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है। 3 और 4 सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है। इन्हें 85 दिन की कठिन तपस्या ने 83 दिन की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सफेद शिखर पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के शासक घनानंद का पुत्र बताया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के शासक घनानंद का पुत्र बताया गया है। बृहत कथा मंजरी, कथा सरितसागर, इंडिका, मुद्रा राक्षस। किस में बताया गया है? मुद्रा राक्षस में बताया गया है। मुद्रा राक्षस को लिखा किसने था? विशाखा दत्त ने लिखा था। विशाखा दत्त ने लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे? निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे? सोपारा, नेलसिंडा, अरिकामेडु, बारबेरिकम। पहला दूसरा,
दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, तीसरा चौथा। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे। नियलसिंडा और अरिकामेडु ये दोनों जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे। अगला क्वेश्चन है COP 28 सम्मेलन में औपचारिक रूप से क्लाइमेट क्लब की घोषणा हुई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र के विकार्बनीकरण हेतु देश के बीच सहयोग करना है। इस क्लब का लक्ष्य जलवायु और व्यवसाय के लिए उद्योग के विकार्बनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एकल एकीकृत न्याय प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई। भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रावधान। अनुच्छेद 163 में क्या दिया है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 165 में दिया हुआ राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 169 में दिया हुआ विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 171 जो है, अनुच्छेद 171 जो है ये विधान परिषद की रचना के प्रावधान से संबंधित है, विधानमंडल की अवधि से नहीं है। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही नहीं सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है संविधान के भाग, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रावधान। तो सबसे पहले देखते हैं भाग 8 में क्या है? संघराज्य क्षेत्र है। भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है। भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है। और भाग 11 में संघराज्य क्षेत्रों के बीच संबंध है, अधिकरण नहीं है। संघराज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, संघराज्य क्षेत्रों के बीच संबंध है। भाग 17 है राजभाषा, भाग 17 है राजभाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकरण की बात कर लेते हैं। अधिकरण जो है ये भाग 14 का में है, 14 का में है। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सम्मिलित नहीं है? इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसके द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। आज के वायसराय के कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य भारतीय हो सकते थे। 5 सदस्य भारतीय हो सकते थे। पूछा है कौन प्रावधान सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं सम्मिलित है? यही ऑप्शन नंबर डी सही है, ये नहीं सम्मिलित है। कार्यकारी में जो है 6 सदस्य होते थे, 5 नहीं होते, 6 सदस्य होते थे, जिसमें से केवल 3 भारतीय होता था। 3 भारतीय हो सकते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। ग्लाइकोजन, एमिनो, वसा, टोकोफेरॉल। तो कौन नहीं रहता है? वो एमिनो अम्ल नहीं रहता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है ट्रैकियोलस, बाक्यूलस, पल्मोनरी सिराएं, अल्वियोलाई। तो कौन सा स्थल है फेफड़ों के गैसीय? अल्वियोलाई है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ लिम्फोसाइट का निर्माण नहीं होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ नहीं होता है? प्लीहा में, अस्थिमज्जा में, यकृत में, थाइमस ग्रंथि में। तो कहाँ नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, यकृत में नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा हार्मोन्स नहीं है? कौन सा एक मादा हार्मोन्स नहीं है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन। तो
कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन जो है मादा हार्मोन्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं रह सकता है। कारण क्या है? विटामिन सी जल में विलय होता है। ए आर दोनों से ही आर की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी रहती है? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, लाइसोसोम आत्मघाती थैली। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। एजोडोबैक्टर, नीलहरित शैवाल, माइकोराइजा, नोस्टाक। तो कौन से नहीं है? माइकोराइजा नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन दिया हुआ है, दूसरी तरफ अध्यक्ष दिया हुआ है। तो लखनऊ अधिवेशन 1936 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इलाहाबाद अधिवेशन 1910 विलियम बेडरबन की अध्यक्षता में, व्योमचंद बनर्जी नहीं थे। मेरठ 1946 में जेबी कृपलानी, बनारस 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। लखनऊ में जो हुआ था ये सर विलियम बेडरबन की अध्यक्षता में, विलियम बेडरबन की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है, मिलाना है। तो इंदौर में क्या मिला था? इंदौर में जो है, इंदौर ताम्रपत्र कहाँ मिला था? बुलंदशहर में मिला था। भीतरी स्तंभ लेख ये गाजीपुर में, कहोम स्तंभ लेख ये गोरखपुर में, गढ़वा स्तंभ लेख प्रयागराज में मिला था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सैंधव स्थल है, दूसरी तरफ साक्ष्य है। आलमगीरपुर जो सैंधव स्थल है, आलमगीरपुर सैंधव स्थल, ये जो है यहाँ से मिला था सूती कपड़े। हुलास से क्या मिला था? हुलास से जो है खेती, गेहूं की खेती। सनौली से क्या मिला था? सनौली से ये जुड़वा बंदरगाह। मांडी से क्या मिला था? मांडी से सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4, 1, 3, 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्तूप दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। धमेक स्तूप जो है ये प्रयागराज में नहीं है, सारनाथ में है। चौखंडी स्तूप बनारस में, रामाभर स्तूप कुशीनगर में, पिपरवा सिद्धार्थनगर में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? मथुरा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य जिसका संबंध ब्रज क्षेत्र से है, कौन सा है? ख्याल लोक नृत्य, धोबिया लोक नृत्य, चरकुला, धीवर। कौन सा लोक नृत्य है वो है चरकुला लोक नृत्य। ख्याल लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से।
बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित। धोबिया लोक नृत्य पूर्वांचल से संबंधित है, पूर्वांचल से संबंधित है। धीवर की बात कर लेते हैं। धीवर जो है, धीवर भी पूर्वांचल से संबंधित है, धीवर भी पूर्वांचल संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। एक तरफ उत्सव दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान है। एक तरफ उत्सव है, दूसरी तरफ स्थान है। तो सबसे पहले देखते हैं सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। काम्पिल फर्रुखाबाद में, काम्पिल फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। काम्पिल जो है फर्रुखाबाद मनाया जाता है। उसके बाद है सोन जो है सोनभद्र मनाया जाता है। कजरी मिर्ज़ापुर मनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। वर्ष 1936 में यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाया, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद था। वर्ष 1937 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। एक सही है, दो सही, एक दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन कारण है। अभिकथन क्या कहता है? सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की 403 वाली सदस्यों की है। कारण क्या है? राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। आर क्यों गलत है? इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सीटें होंगी और कम से कम 60 सीटें होंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की आवाज़ या तूतीय हिंद किसे कहा गया? भारत की आवाज़ या तूतीय हिंद किसे कहा गया? संत कबीर को, अमीर खुसरो को, कालिदास को, तुलसीदास को। किसे कहा गया था? अमीर खुसरो को कहा गया था। इनका जन्म जो है पटियाली कासगंज में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक के द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया तथा उसे उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1954, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1854, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1829, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1831। तो किसमें वैध घोषित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण क्या है? आरंभिक चिश्ती सूफी संगीत सभाओं में समा कहा जाता था के शौकीन थे। ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध का कारण था? यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न, अंग्रेज और फ्रांसीसी में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार हेतु संघर्ष, अंग्रेजियों एवं फ्रांसीसियों का भारत में व्यापारिक स्वामित्व, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा कारण था? उपयुक्त में से सभी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 48 के बीच हुआ था। 48 के बीच हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ निर्जातीय समूह, एक तरफ दिया हुआ देश। तो चलिए मिलाते हैं। यहूदी निर्जातीय समूह किस देश में? इजराइल में। टेडा जो है ये लीबिया में पाया जाता है। बेजा जो है मिस्र में पाए जाते हैं। लुर ईरान पाए जाते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4, 3, 1, 2। अगला है पानीपत की
पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच। तो कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विली विली क्या है? एक प्रकार का वृक्ष शीतोष्ण कटिबंध में उगता है, एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात, लक्षद्वीप समूह के निकट समानता पाई जाने वाली मछली की एक प्रकार। तो कौन सा सही है? विली विली। विली विली उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये 1766 से 69 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82 के बीच हुआ था। फिर आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775-1782 के बीच हुआ था। और आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था। 45 से 46 के बीच हुआ था। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है।